तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और आगे बढ़िए। मैं तो यहाँ ही कहना चाहूँगा और आप लोग सफलता की ओर बढ़ते रहिए। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ण विचार, जो कि समास में एक वीडियो में डाल चुका हूँ। हिंदी का मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि एक ही बार मैं एक तो बीच में हम डाल दिए हैं समास का ट्रिक वाला वीडियो, और ऐसा नहीं बल्कि जैसे कि टैप्स बाय टैप्स, यानी कि जिस तरह रूल के अनुसार चलना है उसी के अनुसार, यानी कि जो व्याकरण का पूरा जो है सब वीडियो, यानी एक एक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो हम डाल दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम व्याकरण को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले वर्ण विचार को जानना सबसे अति आवश्यक यानी जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, तो देखिए हम बात करते हैं वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, तो देखिए वर्ण का बात करते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को आपको पता होगा कि वर्ण उसे कहते हैं जो कि जैसे कि कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं तो जो भी हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मुंह में किसी भी अंग से सटना नहीं चाहिए, बल्कि वही स्वर है जो किसी को सहायता से नहीं बोल सकता, बल्कि वो खुद ही है। जैसे कि ओ बोले तो किसी सटा नहीं। देखिए हम समझते हैं पहले वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, बल्कि वर्ण उसे ही कह सकते हैं। वर्ण जिसके है नहीं, यानी कि टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, यानी कि वर्ण उसे कहेंगे जिसका अगर हम टुकड़े करना चाहें उसे हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि बात करें अ तो इसका टुकड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओ केवल ओ अकेला है। आ केवल आ, यानी कि वो ही भी अकेला, यानी कि ओ और आ मिलके बनाया अ, समझा। ये आ ई की बात करें, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं। ई क्या ई है किसी से? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी से ट्रा नहीं। क का बात करें, ये को है ना, आधा को है। आप जैसे कि अगर पूरा को लिखना चाहें, ये है ना, जैसे कि व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, जैसे स्पेशल व्यंजन है, समझे। ये एकदम ओरिजिनल व्यंजन है, समझे। बात करेंगे हम आगे। ठीक है, देखिए क्या है ये को। जैसे कि को आप लिखते हैं तो को क्या होता है कि आधा को और प्लस ओ मिल के है ना को बनता है। ठीक है, ये जो को आप देखते हैं, यानी आधा को प्लस ओ जब इसको मिल जाता है तो ये को का निर्माण करता है। लेकिन ये जो को जो हलंत लगा है, इसके नीचे हलंत, ये क्या है? आधा को है। क्या है? आधा को, यानी कि अगर हम इसको बोल तो ये क्या है? ऐसे वर्ड है जिसको हम खंड नहीं कर सकते। क्या इसे खंड हम करेंगे? कैसे खंड करेंगे? इसको कैसे खंड करेंगे? क्योंकि वो आधा खुद है। ठीक है, ओ आ ई क ख ग य, ये सब क्या है? ये सब खंड यानी कि वर्ण। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला की, यानी कि अल्फाबेट। आप बोलेंगे ये क्या क्या पढ़ाने, यानी कि बीच में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अब ये बीच में यानी हिंदी। तो ये देखिए, भले आप 8 का स्टूडेंट है, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11, चाहे 12 का हो, 12 का जरूरी, जैसे कि 12 का भी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट को जरूरी है उसका जड़ मजबूत, यानी कि सबसे जरूरी है वर्ण विचार। बल्कि ग्रामर को, हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है इसका ग्रामर मजबूत होना चाहिए। अगर किसी भी इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमको क्या ग्रामर मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले व्याकरण मजबूत होना चाहिए, जो कि हमें बहुत जरूरी है। इसलिए ये नहीं इनको बस कि समझ लीजिए आलतू फालतू, ये कोई जैसे कि जरूरी क्या है, इसको जरूरी क्या पढ़ना है, इसको इग्नोर मत कीजिए, समझे। इसको ध्यानपूर्वक समझिए, और आपको कहीं भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, अल्फाबेट की बात करें। अल्फाबेट देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या 52 ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। अगर पूछ दे आपसे हिंदी में कितने ध्वनियाँ यानी कितने वर्ण होते हैं, तो कुल कितने वर्ण होते हैं अल्फाबेट में, यानी कि वर्णमाला में, तो 52 वर्ण। कितने होते हैं? 52। ये 52 वर्ण हम आपको गिन के अभी तुरंत बताएंगे। ठीक है, कैसे होता है कि अल्फाबेट यानी कितने, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण। कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण, ये 52 ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। जो अ आ ई ऊ री ए आ
आई ओ औ, ये सब क्या है, ये सब स्वर है। ये सब क्या है, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपसे पूछ दे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर तो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होता है। ठीक है, फिर से देखिए ओ आ हर्षई, ओ हर्षई नहीं बोल सकते, ओ आ ई ऊ री ए आई ओ औ, ये सब क्या है, स्वर। ये सब क्या है, तो स्वर है। ठीक है, स्वर स्वर। और ये जो है अन्न और आ, यानी कि अन्न जो ऊपर है ये जो ऊपर दिख रहा है, ये अनुस्वार अनुस्वार है, अनुस्वार अनुस्वर, यानी कि अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार। ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये तो अनुस्वार है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, विसर्ग है। ये विसर्ग पढ़े आकार शिकार में आप पढ़े होंगे, यानी कि 12 खड़ी में, तो उसमें विसर्ग पढ़े होंगे, या आकार शिकार में विसर्ग पढ़ेंगे तब विसर्ग। ये क्या है, विसर्ग, यानी कि विसर्ग। तो इसे अन और आ जो ये दोनों को कहेंगे, ये दोनों कहेंगे अयोगवाह। इसे क्या कहेंगे, अयोगवाह। ध्यानपूर्वक इसे याद रखिएगा, आपको पूछ भी सकता है कि अन या इसे क्या कहते हैं, तो अयोगवाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो अयोगवाह। ठीक है, अब ओ आ ई ऊ री ए आई ओ और ये सब क्या है, तो स्वर है। स्वर कितने होते हैं, कुल 11। अयोगवाह कितने होते हैं, तो 2 है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, उस समय इससे पहले हम क्या देखे थे कि स्वर का देखे थे, स्वर जो कि ओ आ ई ऊ देखे थे, ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये सब क्या था, स्वर था, जो कि 11 तो था। एक ठो अन्न था, एक ठो आ था। इसे क्या कहते हैं, तो इसे भी देखे थे अयोगवाह कहता है, अयोगवाह। तो कुल मिला के जो 11 और 2 कितना हुआ, 13, यानी कि 13 थे, उधर देख लिए थे। कुल उधर कितना था, 13 था, यानी कि 13। इसमें 11 ठो तो देख लिए थे कि स्वर था, योगवाह 2 ठो था। इसमें योगवाह 2 ठो था। 11 और 2 कितना हुआ, 13 ठो देख लिए थे। आपको 52 को गिना के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए 13 ठो देख लिए। अब बात करते हैं इधर, देखिए को खो गो घो अंगो, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब व भ म। ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन। आपको पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है, तो स्पर्श व्यंजन आप बोलिएगा 25 ठो, यानी 5 10 15 20 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 गो। 25 बोल दे आपको स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं उसके आगे, यानी कि य र ल वो, य र ल वो, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, जो कि कितने हैं, 4 ठो। कितने हैं, 4 ठो। ये 4 ठो है, व य र ल वो। इसके बाद है उष्मा व्यंजन। ये क्या है, ये ऐसे बने जिसमें कि संघर्ष, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बोलते हैं तो यानी कि घर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि घर्षण के लिए ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे कि तालम स मूर्धन स दंश हो, यानी कि ऊष्मा, इसीलिए ऊष्मा व्यंजन इसे कहा जाता है। लेकिन घर्षण हमारे मुंह में उत्पन्न होता है, हमारे मुंह में। इसके बाद इसीलिए इसका नाम ऊष्मा पड़ा, ऊष्मा व्यंजन। ठीक है, घर्षण बोलता है, यानी कि तालम सो मूर्धन सो दंश हो। ये भी कितना है, तो 4 ठो। ये भी कितना है, तो 4। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन ये भी कितना है, 4 ठो। तो अक्षोत्र ज्ञ स्रो, ये भी 4 ठो है, अक्षोत्र ज्ञ स्रो, अक्षोत्र ज्ञ स्रो। ठीक है, ये बीच में चिन्ह देना भूल गए थे, इसलिए दे रहा है थोड़ा, सॉरी इसके लिए। तो देखिए बात करता है अक्षोत्र ज्ञ स्रो, ये भी क्या है, 4 तो संयुक्त व्यंजन। ये कितना है, ये भी संयुक्त व्यंजन 4 तो। ये तो डो थो हटा, ये देखिए ड़ अठो। अब बोलिएगा ये तो डो है या तो टोठ होला, ढो है, ये टोठ होला, दोनों ढो। लेकिन ये क्या होता है, नीच में जो चार्ल्स लगा, यानी नीच में जो लगा है, यानी कि जो चिन्ह, ये क्या था, यानी कि दोनों के उच्चारण में चेंजिंग करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगुणिक व्यंजन। इसे क्या कहते हैं, द्विगुणिक व्यंजन। यानी कि 2, इसमें रो से पढ़ेंगे, इसे ढो पढ़ेंगे। ठीक है, रो, इसे रो पढ़ेंगे, इसे ढो पढ़ेंगे। ठीक है, द्विगुणक व्यंजन। ठीक है, द्विगुणक व्यंजन। तो देखिए ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, देखिए उधर कितना था, 25 हुआ, इधर 25, इधर 13 2 कितना हुआ, 15
15 15 और 25 कितना हुआ, 25 और 5 30, 30 और 40, 40 और 4 कितना हुआ, 40 और 4 44 हुआ, 44 और 4 48, 48 और कितना हुआ तो 52 एग्जैक्ट, यानी कि कुल वर्णमाला कितना होते हैं तो 52 आपको गिना दिए हैं। तो पूरा इतना तक तो आप देख लिए कि अगर पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 को, अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं 4 ठो, ऊष्मा व्यंजन कितने होते हैं 4 ठो, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं यानी कितने होते हैं 4 ठो, गुणक व्यंजन कितने होते थे 2 होते हैं। लेकिन आपको लगता है दोस्तों 4 से होता है, ये 25 होता है, वो 13 होता है, याद करें। लेकिन आपको बस ये याद रखना कि ये याद रखना है जो नाम है कि अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं तो यो रो लो वो को कहते हैं, सॉरी ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं तो तालमसो मुदनसो दंसो इसे कहेंगे। ठीक है, यही आपको सबसे पूर्व ध्यान पूर्वक इसे याद में रखना है। इसके हम आगे बढ़ते, ठीक है, इसके आगे, ठीक है, चलिए हम रोकते थोड़ा सा। देखिए वर्ण के भेद की बात करते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं तो वर्ण के देखिए 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं 2 भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद, स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः है, यानी कि स्वतः मतलब स्वर के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतः यानी कि स्वर के उस अनुसार स्वर यानी कि स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि स्वर यानी कि स्वर के अनुसार होता है उसको उसे क्या कहते हैं तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कि उसका व्यंजन यानी कि जो स्वर्ण वर्ण होता है व्यंजन का सहायता नहीं लेता है। स्वर्ण वर्ण होता है वो खुद यानी कि व्यंजन का सहारा नहीं लेता है बल्कि वो खुद ही उच्चारण जब करने समय वो खुद अकेला ही काफ़ी है। वो बोलता है कि हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी है, अकेले बाहुबली है। स्वर्ण वर्ण कहता है कि हमें किसी का जरूरत नहीं, लेकिन जो यही व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे, यानी कि तुम्हारा साथ रहेगा तभी हम जिंदा रह सकते, नहीं रह सकते, व्यंजन वर्ण करता है। इसलिए व्यंजन वर्ण को स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता बहुत जरूरी बल्कि जरूरी उसी की सहायता से ही बना है व्यंजन वर्ण। क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बोलिए तो स्वर वर्ण ले लेता है, लेकिन यही स्वर वर्ण की बात करें ये बोलेंगे तो ये व्यंजन वर्ण नहीं उठा सकता है, ये अकेले बाहुबली है। तो यही बोल रहा है व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में तो स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण ये 2 ठो है। अगर बात करते हैं स्वर्ण वर्ण किसी जिसका उच्चारण स्थान स्वतः यानी कि खुद ही होता है उसे क्या कहते हैं स्वर्ण वर्ण, कि स्वर के अनुसार होता है। चलिए इसमें जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है अ आ ई ऊ री ए आई ओ औ इतना हो सकता है। अगर पूरे स्वर वर्ण कितने होते तो 11 होते, ठीक है, जो कि अन एवं आ ये क्या है तो बात कर दिए थे ये अलग डिपेंडेंट में जैसे कि अलग वर्ड में दो वर्ड जो अन और आ इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है, स्वर्ण वर्ण के भेद के बारे में, एक व्यंजन वर्ण के भेद के बात कर लेंगे स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। अगर बात करते हैं सॉरी स्वर्ण वर्ण के भेद के बारे में, स्वर्ण वर्ण तो देखिए उच्चारण के आधार पर ये 3 ठो में बांटा गया। उच्चारण के आधार पर कितने बने 3 भागों में बांटा गया। जब इधर देखिए वर्ण के ये 3 ठो, ये देखिए 2 ठो आ गया है सजातीय वर्ण, एगो विजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण सॉरी विजातीय वर्ण होगा। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद उच्चारण के आधार पर यानी कि 3 ठो है, हर्षव व्यंजन दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, इधर 2 ठो बड़ा सजातीय वर्ण विजातीय वर्ण। ठीक है, अब हम बात करते हैं हर्षस्वर कि हर्षस्वर क्या है। तो हर्षस्वर ऐसा है जो कि सबसे कम समय लगता है। कोई भी जैसे कि वर्ण बोलते हैं जो सबसे कम समय लगता है, जैसे कि बात करें आ का बात करें तो क्या है ये हर्षस्वर है। क्या है हर्षस्वर, ठीक है, जो कि बहुत कम समय लगता है, सबसे कम। अगर बोल दे सबसे कम कौन सा स्वर है जो कि लगता है तो वो है हर्षस्वर, जो कि सबसे कम समय लेता है कोई वर्ड बोलने में। जैसे कि बात करें अ, ये कोई समय लिया बिल्कुल भी नहीं। ई कोई समय लिया बिल्कुल नहीं। ऊ नो समय, ठीक है। री इसमें 4 ठो आता है, हर स्वर के अंतर्गत कितने आता है तो हर स्वर के अंतर्गत 4 ठो आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं दीर्घ स्वर के अंदर इससे दुगुना यानी कि हर स्वर से दुगुना ये दीर्घ स्वर में लगता है। हर स्वर से दुगुना किस में लगता है तो दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे बात करें तो इसमें क्या देखे थे और देखे थे इसमें डायरेक्ट आएगा नहीं कि आ, ठीक है, क्या आ जाएगा जैसे कि दीर्घ स्वर में आ, इसमें फिर एक ठो आ जाएगा ई, यानी कि उसका जो यानी कि जो कम समय था इसका दुगना हो जाता है। आ ई ऊ ए आई ओ औ, ठीक है।
ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर स्वर के दुगुना, ये हर स्वर के दुगुना यानी कि दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना यानी कि प्लुत स्वर, ये तिगुना हो जाता है। जैसे कि ये सब वर्ड प्लुत स्वर का वर्ड है ना, अधिकतर उपयोग होता है, जैसे मंत्र जाप होता है उसमें उपयोग होता है। जैसे कि बोलते हैं, ये देखिए जो वर्ड है ये, जैसे कि ओम में उपयोग होता है, जैसे कि बोलते हैं ओम, तो ओम में कितना लंबा लगता है, देखिए बोलो, जैसे बोलते हैं ओम, क्या बीच में जैसे कि ओ लेके चलता है, लास्ट में मो जाके अंत हो जाता है। तो यही क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे आपको सबसे ज़्यादा समय लेने वाला वर्ड कौन है, तो ये देखिए ये वर्ड है जो कि प्लुत स्वर है, जो कि सबसे ज़्यादा समय लेता है कोई भी वर्ड बोलने में, ठीक है, प्लुत स्वर। अब बोले सजातीय एवं विजातीय, ये क्या है, तो देखिए सजातीय वर्ण एवं विजातीय वर्ण, ये क्या होता है कि सजातीय वर्ण मतलब ये होता है कि जाति इसका मिलना चाहिए। मतलब क्या, नहीं समझे, देखिए समझाते हैं आपको कि सजातीय वर्ण में जैसे कि अ है, ठीक है, अ है तो प्लस में इसे आ आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सजातीय वर्ण में यानी कि इससे मिलना जुलना हो चाहिए, ठीक है, इसमें अ है तो आ आना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें, अगर ई है तो ई आना चाहिए, जो कि इसका मिलना जुलना यानी कि एक साथ होना चाहिए। ऊ है तो ऊ आना चाहिए। अगर बात करें विजातीय मतलब जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ओ है तो डायरेक्ट यहाँ ई आ जाएगा, यानी कि उल्टा, कोई मेलने नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे ये बोल रहे हैं कि कोई मनुष्य का शादी किसी बंदर या कुकुर से कर देना, इसका मतलब यही हुआ विजातीय वर्ण के अंतर्गत यही आया कि यानी कि सेम रूल नहीं मिलना किसी और से शादी कर देना है। मैंने कहने का मतलब है कि यानी कि सेम वर्ड मिला, यानी कि ओ के बाद यानी कि ओ उच्चारण देखिए ओ आ, यानी कि दोनों सेम मिल रहा है, सजातीय वर्ण के अंतर्गत आ रहा है। और विजातीय वर्ण के अंतर्गत देखिए अ डायरेक्ट ई आ गया है, तो ये क्या हो सकता है, सजातीय वर्ण बिल्कुल नहीं, ये विजातीय वर्ण की वर्ण को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये विजातीय वर्ण। तो अ जैसे कि फिर अगर बात करते हैं ई के बाद, अब डायरेक्ट आ गया, जैसे कि ई के बाद ऊ आता है, लेकिन डायरेक्ट आ जाएगा बड़ी ऊ यानी कि ऊ, तो ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए सजातीय वर्ण ये जैसे कि ये अ आ ई ऊ यानी से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि एक से दूसरा, ठीक है। अब विजातीय वर्ण की अगर बात करें तो देखिए विजातीय वर्ण अ आना चाहिए, आ तो डायरेक्ट आ गया ई, जैसे कि ई आया तो आना चाहिए ई के बाद ऊ, तो डायरेक्ट बड़ी ऊ आ गया, ठीक है। तो ये होता है। चलिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम इससे बढ़े, इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वर्ण विचार दूसरा वीडियो में पूरा कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं यहाँ तक कोई डाउट है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमें सहयोग कीजिए ताकि हम आप लोगों के बीच लाइव आ सके। प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि हम आप लोगों के बीच लाइव आ सके। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, हम आप लोगों के बीच लाइव हम आ सकते हैं। बस आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर कोई पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई भी डाउट है, तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं, आपको क्लियरली जवाब मिल सकता है, ठीक है। यानी मिल सकता नहीं बल्कि मिल ही जाएगा, ठीक है। और भी इतना तक तो वीडियो क्लियर आता होगा, वीडियो यानी कि कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कल माइक आती लगातार ये क्वेश्चन हम 50 तो किए थे, काफ़ी मेहनत किए थे, लेकिन क्या करें आवाज़ का प्रॉब्लम, तो बाहर से आवाज़ डालना पड़ा, क्योंकि काइन मास्टर का उपयोग किए हैं, लेकिन उसमें क्या करना पड़ा, बाहर से आवाज़ डालना पड़ा, क्योंकि कल लगातार ये क्वेश्चन बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम आ गया था। इसके लिए हम सो सॉरी। अगर आप लोग कहिएगा तो फिर से हम कोशिका के आधार पर संरचना के बारे में, जो कि आदि लघुत्तर ये क्वेश्चन है, फिर से हम बता सकते हैं, क्योंकि है ना लगभग 50 क्वेश्चन उसका पूरा सोल्यूशन हम कर चुके हैं। लेकिन बाहर से आवाज़ डालने से थोड़ा सा मैचिंग नहीं हो सकता है, मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसी के कारण हमें बाहर से आवाज़ डालना पड़ा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यहाँ तक डाउट है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।